ओके, सो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। देयर आर टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियाई r1 and r2 and separated by a distance of x and they carry a current of i1 i2 respectively. Calculate the mutual inductance between the loops and what is the force between the loops. दो चीजें फाइंड करनी है अपन को, म्यूचुअल इंडक्टेंस और फोर्स। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज उनको देना चाहिए था, r2 इज मच स्मॉलर देन r1। ये कंडीशन से क्या फायदा होगा? ये कंडीशन से R2 वाला जो लूप है उसके अंदर अपन मैग्नेटिक फील्ड लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं बिकॉज ऑफ R1 वाला लूप। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते? लूप 1 में अगर मैं करंट I1 अज्यूम कर रहा हूँ तो लूप 2 के अंदर जो फ्लक्स होगा phi2 that will be some constant times I1 and this constant is coefficient of mutual inductance। तो इसकी वैल्यू phi2 अपॉन I1 हो जाएगी। phi2 मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? Magnetic field equal to I1 into area of it. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप म्यू Mu नॉट naught I by root of x square Not plus I x r square by ये होता था ना, और एक 2 का फैक्टर भी आता था यहाँ पे, राइट? ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसका जो फ्लक्स है उसको मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करो। ये समझ में आया सबको? अच्छा, फोर्स लूप्स कैलकुलेट करने के लिए अपन को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है। सर जैसे डाइपोल्स के बीच में अपन फोर्स निकालते थे ना। बोलो वो क्या हो गया? सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे लूप में भी होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ही होता है ना दोनों लूप के लिए, दोनों के लिए कोफिशिएंट सेम ही होता है। ये पढ़ा था ना अपन ने प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी से। अगर तुम 1 में करंट I1 दे रहे हो तो 2 में जो फ्लक्स होगा phi2 दैट विल बी m टाइम्स I1। वैसे ही अगर तुम 2 में करंट I2 देते तो 1 में जो फ्लक्स होता phi1 उसको अपन m टाइम्स I2 लिख सकते थे। बट ये वाले तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता क्योंकि यहाँ पे लूप 1 काफी बड़ा है ना, तो लूप 1 के अंदर लूप 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको कांस्टेंट नहीं मान पाएंगे अपन। तो ये कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होगा इस वाले मेथड से। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। ओके ओके सर। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है ये अपन बाद में देखेंगे आफ्टर एसी सर्किट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, तो इसको स्किप कर दो अभी के लिए। इट्स सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट में भी अपन ने ये पढ़ा था ना, P डॉट ई माइनस P डॉट ई इज पोटेंशियल एनर्जी और इसके डिफरेंशिएशन से अपन ने फोर्स निकाला था। तो वैसे ही इधर भी कर सकते हैं। फिगर नहीं दिया क्या? अच्छा, ये इधर देखो, यहाँ पे क्या दिया है, इनफाइनेटेसिमल बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m is pointing and moving with the speed of v in the x direction. A closed circular conducting loop of radius a and negligible self inductance lies in the xy plane. ये लूप है xy प्लेन में, ये x एक्सिस है। Find the force opposing the motion of the magnet if the resistance of the loop is r. Assume that the distance of the magnet from the center of the loop is much greater than a. अरे ये क्वेश्चन भी शायद यहाँ पे डालना नहीं चाहिए था मुझे, ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का ही सवाल आ गया। अगर एक सेकेंड रुको, ये भी उसी टाइप का है, इसको भी छोड़ दो अभी के लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट था सर, इससे मैग्नेट का नॉर्थ साइड लूप की तरफ है या फिर साउथ साइड लूप की तरफ है, इससे इंड्यूस्ड करंट पे क्या असर पड़ता है? अच्छा देखो, अगर मान ले नॉर्थ साइड अगर लूप की तरफ होता और ये इस तरफ जा रहा होता तो नॉर्थ साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बढ़ रही होती। हाँ सर। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होता है इसमें से, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होता तो करंट का इंडक्शन ऐसा होता जिससे बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होता। तो अगर मैं यहाँ से इंड्यूस्ड करंट को देखता तो वो एंटी क्लॉकवाइज नेचर का होता क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट मुझे आउट ऑफ द स्क्रीन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर फील्ड देगा, है ना? हाँ सर। और अगर साउथ डायरेक्शन पॉइंट करते हुए अगर वो जा रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरफ बढ़ रही होती। का टेंडेंसी ज्यादा होता
करेक्ट। तो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस करेगा ना, क्योंकि इस तरफ अगर फील्ड बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट इस तरफ फील्ड क्रिएट करेगा चेंज को अपोज करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी वापस एक बार बता सकते हो प्लीज? हाँ देख, तो मैंने बताया बाय डिस्टेंस ऑफ L, ये वाला लेंथ L दिया हुआ। A uniform magnetic field is existing in the rectangular region going into the equation of V naught. Find the current in the loop at an instant when the speed of the wire is V. तो कैसे निकालेंगे अपन को? करंट एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड निकालो। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर स्पीड V है तो कितना होगा? BVL, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और रेजिस्टेंस R दिया हुआ, तो करंट को अपन E by R लिख सकते, BVL by R। और सर R प्लस R नहीं होगा? एक सेकंड को, दो रेजिस्टेंस है क्या? हाँ करेक्ट, R प्लस R होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों सीरीज में। और इस करंट की वजह से इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? ILB, विच इज B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R प्लस R, ये इस पे फोर्स लग रहा होगा। तो इस समय इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसके लिए इसको मास से डिवाइड कर देंगे, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन M टाइम्स R प्लस R। अपन ने ऐसे टाइप का सवाल देखा था ना पहले। और एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? dv by dt। तो हम लोग उसका फंक्शन कैसे निकालते हैं उसके रेजिस्टेंस का? तो x के साथ किस, अगर मान ले वायर x से मूव कर रहा है तो उसके इसमें रेजिस्टेंस भी एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाता ना। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं मान लूं कि ये x है तो उसका लैम्बडा भी गिवन होता, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो लैम्बडा टाइम्स 2x ये ऐड हो जाता नीचे, तो x में एक और फंक्शन बढ़ जाता ना, बाकी सेम होता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे v dv by dx में माइनस साइन क्यों लिख रहे हैं अपन? क्योंकि x जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है ना, तो dv by dx जो है वो नेगेटिव होगा, इसलिए वहां पे एक माइनस साइन लिख रहे हैं। ओके। और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना हो तो क्या करोगे? ये जो इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन आया था यहाँ पे v dv by dx के बदले तुम माइनस dv by dt लिख देते, और उसको सॉल्व करने पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द वायर विल मूव, वो कैसे निकालोगे? तो जीरो कर देगा। करेक्ट, v को जीरो कर दो, तो v जीरो होने पर जो भी x की वैल्यू होगी वही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। राइट? सबको समझा ये एग्जांपल? सर ये SHM कर रहा है? नहीं, SHM नहीं कर रहा, वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है आगे विद डिक्रीजिंग स्पीड, और फाइनली रुक जाएगा। ठीक है। वापस पीछे नहीं जाएगा? नहीं, वापस पीछे नहीं आएगा ना, फंक्शन से तुम्हें पता चल रहा है इधर देख, वेलोसिटी का जो फंक्शन है, वेलोसिटी किसके इक्वल आ रहा है? वेलोसिटी इज v नॉट माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर x अपॉन m r प्लस r। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो वापस उसको इंक्रीज करवाने वाला कोई टर्म नहीं है ना इधर, x के साथ वो डिक्रीज होते जाएगा। बट इसके x जब v0 से बड़ा हो जाएगा तब तो माइनस। इसके तुम e पार्ट से वेरीफाई कर सकते हो, e पार्ट का जो आंसर आएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, तो ऐसे भी कर सकते ये हैं वाले ना फॉर्म में। सर, जब v जीरो हो जाएगा तो करंट फ्लो ना ही जीरो होगा, तो करेक्ट, और कोई फोर्स नहीं है तो अभी एक्सीलरेट नहीं होगा वापस। करेक्ट, v जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। बट एसएचएम में तो जब v जीरो होता है तब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है ना, उस लॉजिक से भी बोल सकते हो। समझ में आ ओके रहा है? सर। v जीरो हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो, करंट भी जीरो, तो फोर्स भी जीरो। एसएचएम वाले केसेस भी अपन देखेंगे, कुछ कुछ सर्किट्स में वो एसएचएम भी करेगा, उसके बारे में भी अपन देखेंगे आगे। अच्छा, ये एग्जांपल देखो, इसका भी फिगर गिवन नहीं है। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, वायर्स का रेजिस्टेंस जीरो दिया हुआ है, दे आर कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ 1 वोल्ट, the separation between the wires is 0.5 meters, a metallic bar which is perpendicular to the wire and having resistance of 10 ohms.
moves on these wires when a magnetic field of 0.02 Tesla is acting perpendicular to the plane of the wire containing the bar and the wires. Find the velocity of the bar as a function of time if the mass of the bar is 0.02 kg. Okay. Also find the steady state velocity. Steady state velocity पूछा हुआ था तो एक लाइन से निकाल देते. स्टेडी स्टेट में नेट फोर्स कितना होगा? भी कर देते हैं. स्टेडी स्टेट आईबीएल को इक्वल कर देते हैं उससे फोर्स 1 से, मास है ना. इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 1 वोल्ट के इक्वल हो जाता. उस केस में करंट 0 होता और फोर्स 0 होता, है ना. तो स्टेडी स्टेट वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 1/BL. इससे आ जाता है का एग्जांपल किया था पहले. हाँ सर. ये खुद से ट्राई करोगे वापस बाद में. सर वो आपने I0 और X0 का क्या बोला, मैंने सुना नहीं. देख, स्टेडी स्टेट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी ना, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0. और फोर्स तो खाली मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था इस पे ILB. तो फोर्स 0 मतलब IB 0 और I0 मतलब सर्किट में नेट EMF 0. नेट EMF 0 कब होगा? जब इंड्यूस्ड EMF भी ऑपोजिट सेंस में 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा. ये सर्किट बन रहा है ना अपना. तो ये जो इंड्यूस्ड तो क्या होगा? देख, इनिशियली जो सिचुएशन था, इनिशियली तो खाली ये सबको समझाना. ये माइनस क्यों नहीं होगा? ये गलत लिखा था मैंने पहले. ओके. इसका आंसर बाद में वेरीफाई कर लेना. तुम लोग को मैं ये PDF भेज दूंगा आज ही. अच्छा, टाइम कांस्टेंट निकालने का तरीका याद है सबको? कैपेसिटर्स में अपन ने जैसे सॉल्व किया था, सेम तरीका अपन इंडक्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं. L/R. L/R, करेक्ट. ये पार्ट देखो, ये देखो, ये वाले स्टेप्स याद रखो. टू डिटरमाइन द टाइम कांस्टेंट, फर्स्ट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस L बाय शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी. कैपेसिटर्स में अपन ने C के अक्रॉस निकाला था बाय शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी. And to determine the current through the inductor, first determine the current in the inductor in steady state, I0. और उसके बाद अपन डायरेक्टली I को steady state current into 1 minus e to the power minus t by tau. Tau को क्या लिखेंगे? L upon R equivalent, where R equivalent is the equivalent resistance across the inductor by shorting the battery. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में मुझे बताओ क्या होगा? R equivalent, बैटरी को अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो इंडक्टर के अक्रॉस ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे होंगे? पैरेलल. 2/3R. तो R इक्विवेलेंट विल बी 2/3R, करेक्ट. तो टाइम कांस्टेंट टाउ कितना हो जाएगा? 3L/2R. हाँ करेक्ट. और अभी देखो कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर में से कितना करंट जा रहा होगा? स्टेडी स्टेट में सिचुएशन क्या होगी? स्टेडी स्टेट में तो अपन इंडक्टर को एक स्ट्रेट वायर मान सकते हैं ना. तो स्टेडी स्टेट में अगर मैं इंडक्टर को एक स्ट्रेट वायर मान लूं तो कैन यू सी ये 2R शॉर्ट हो गया. एंड स्टेडी स्टेट में इंडक्टर से जो करंट जा रहा होगा दैट विल बी E/R. तो I0 की वैल्यू E/R होगी. तो ए पार्ट के आंसर क्या होगा? I इक्वल्स टू I0 E/R इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ. टाउ होगा 3R/4R 4L/3R. एक सेकेंड. टाउ निकालने के लिए ये बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो ये दोनों जो आर है, ये वाला आर और ये वाला आर, नहीं एक सेकेंड, कनेक्शन कैसा होगा? हाँ, इसका बी वाला पार्ट देख रहे हैं. तो अभी जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा 2R शॉर्ट हो जाएगा. 2R शॉर्ट हो जाएगा, करेक्ट. तो खाली बैटरी को अपन एक सिंगल कर देंगे और ये दोनों जो आ रहे हैं वो पैरेलल करके. बाकी 3R है ना, ऐसा है इंडक्टर. क्या बोल रहे हो?
तो इंडक्टर के अक्रॉस एक आर है और बाकी 3 आर है ना। ये वाला 2R तो शॉर्ट हो गया ना, ये तो गायब हो जाएगा सर्किट से। मैं बैटरी को शॉर्ट कर दूंगा जब सिंगल वायर से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये 2R तो गायब हो जाएगा ना। तो इंडक्टर के अक्रॉस खाली R और R ही होगा, विच इज R/2। तो ये शॉर्ट क्यों होगा? अपन ने यही तो रूल्स लिखा था, बैटरी को शॉर्ट हाँ कर दो, समझ गया, ठीक है। ठीक है। और सर करने के पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक कुछ नहीं था, अपन ऐसे ही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। वैसा करके जो आंसर आता है वो नॉर्मल तरीके से जो अपन करते हैं इंटीग्रेशन से, उससे भी सेम आंसर आता है। ये ऑब्जर्वेशन तुम खुद से अगर ट्राई करोगे तो देख सकते हो। एक्चुअल में अगर तुम्हें सॉल्व करना है बिना किसी शॉर्टकट तरीके से, बिना किसी रूल के, तो एक्चुअल में सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सर्किट को सॉल्व करो, सर्किट में करंट्स मान लो, और फाइनली इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो करंट में। आई और डी आई बाई डी टी के टर्म्स में कुछ इक्वेशन आ जाएगा, और उसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो हमेशा इसी फॉर्मेट का आंसर होगा, आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू। और ये सेम आंसर शॉर्टकट तरीके से निकालने के लिए दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, कि अपन जो इतना बड़ा स्टेप्स लिखते हैं उसको अगर अपन ये अज्यूम करके सॉल्व करें, जो यहाँ पे अपन रूल्स फॉलो कर रहे हैं, उससे भी एग्जैक्टली सेम आंसर आता है हमेशा, और कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। अच्छा, तो बी पार्ट के लिए आई नॉट बताओ कितना होगा? आई नॉट मतलब इंडक्टर को स्ट्रेट वायर मान लो, अभी इंडक्टर स्टेडी स्टेट करंट कैरी कर रहा होगा, तो अगर इसको मैं एक स्ट्रेट वायर मान लूँ, तो अभी ये वाला आर शॉर्ट हो जाएगा, राइट। और ये वाला आर और ये वाला 2R दे आर इन पैरेलल, तो इंडक्टर से स्टेडी स्टेट में करंट कितना जा रहा होगा बताओ? ई बाय आर, ये बोल सकते हैं। तो I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू, ये इक्वेशन तुम लिख सकते हो ना, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का। सबको समझ में आ रही है सारे स्टेप्स? वैसे ही सी पार्ट का भी तुम आंसर वेरीफाई कर सर सकते हो। बोलो। आप एक बार वो बी पार्ट में वापस। एक बी पार्ट में सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल ले, ये आ गया समझ में? वो मेरा डाउट है कि वो आर वाले ब्रांच के थ्रू भी कुछ करंट जाएगा ना? आर वाले ब्रांच के थ्रू? जो आर शॉर्ट हुआ है उसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा? स्टेडी स्टेट में नहीं जाएगा ना, क्योंकि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर एक रेजिस्टेंसलेस वायर की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट वायर, तो ये वाला आर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उस समय। हाँ, लेकिन उसके बाद भी मैं बस पूछ रहा हूँ कि आर वाले ब्रांच के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा? कौन सा क्योंकि आर वो भी तो मैंने जो क्रॉस किया है, वो वाला या ये वाला आर जो सर्कल किया? जो क्रॉस किया है। क्रॉस किया है उसके थ्रू तो कोई भी करंट नहीं जाएगा ना, क्योंकि अभी इंडक्टर के अक्रॉस कुछ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। इंडक्टर एक स्ट्रेट रेजिस्टेंसलेस वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो करंट हमेशा लीस्ट अच्छा, हाँ रेजिस्टेंस वाला हाँ पाथ चूज करेगा। ये वाला आर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा एक तरीके से, तो वो हाँ, सर्किट का समझ पार्ट ही गया। नहीं है, तुम ऐसा मान सकते हो, है ना। बी पार्ट समझ में आ गया ना सबको? वैसे ही सी पार्ट का भी आंसर कैसे निकालोगे? सी पार्ट में इंडक्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 6R। बैटरी को अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो 3R गायब हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 6R, तो टाउ की वैल्यू 6R अपॉन एल हो जाएगी। और इंडक्टर से स्टेडी स्टेट करंट कितना होगा? 3R नहीं, अगर ये स्ट्रेट वायर हो गया तो 6R से जो करंट है उसको अपन E अपॉन 6R लिख सकते, ये आई नॉट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स याद रखो, जैसे कैपेसिटर्स में अपन अप्लाई करते थे वैसे ही तुम इंडक्टर में भी अप्लाई कर सकते सर होमवर्क में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसमें ईएमएफ को हटा के उसकी जगह कैपेसिटर डाल देंगे तो फिर उसके अक्रॉस करंट क्या रहेगा? हो। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? एक सेकंड से मैं ढूंढ।
मुझे याद नहीं सर एग्जैक्ट। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो यहाँ पे सर्किट का एक मैच दिया हुआ है, I1 I2 करंट्स मार्क्ड है, IL करंट मार्क्ड है, VL इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, I1 की वैल्यू गिवन है, I2 की वैल्यू गिवन है, एंड VC गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अपन को IL और VL निकालना, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ इसको। जंक्शन लो। जंक्शन लॉ अप्लाई कर दो। तो यहां से अगर मैं करंट IC आता हुआ मान लो, मुझे बताओ कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होगा, कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, CVC लिख सकते हैं। तो कितना होगा चार्ज, कैपेसिटेंस 2 फेरेड इंटू VC विच इज 3 इंटू ई टू द पावर -2t। IL निकालने के लिए मुझे IC पता होना चाहिए ना जंक्शन लॉ से, तभी मैं जंक्शन लॉ अप्लाई करके IL निकाल पाऊंगा। तो IC निकालने के लिए मुझे Q पता होना चाहिए, Q कितना आ रहा है 6 e टू द पावर -2t, where this is positive and this is negative। मुझे बताओ ये चार्ज टाइम के साथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कैपेसिटर पे ये जो चार्ज है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो कैपेसिटर के ब्रांच में जो करंट होगा उसका सेंस IC ऊपर होगा, IC ऊपर होगा सर। IC अगर नीचे होता तो और अभी जंक्शन लॉ लगा दो, इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट IC प्लस IL। I1 I2 पता है अपन को, इंडक्टर के अक्रॉस यूजिंग पोटेंशियल ड्रॉप मेथड। सबको समझा ये एग्जांपल। सर ये IL नीचे क्यों होगा? कैपेसिटर पे जो चार्ज आ रहा है वो ये आ रहा है ना, और ये टाइम के साथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। IL बोल रहा हूँ मैं। IL कहीं भी आ सकता है, वो तो तू इक्वेशन से वेरीफाई कर ले। IL का मैंने डायरेक्शन ऐसे ही नीचे अज्यूम कर लिया, और ये सॉल्व करके देख ले, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब मैंने जो नीचे अज्यूम किया था वो सही था, और अगर नेगेटिव आ गया मतलब ऊपर होगा। वो तो तू अज्यूम कर सकता है ना कुछ भी, जंक्शन लो अपने आप उस चीज का EMF ध्यान। भी assume किया ना मतलब। EMF भी अज्यूम किया। अच्छा ओके। फाइनल आंसर तेरा सही आएगा, अगर तेरा अजम्पशन गलत होगा तो तेरा आंसर उसका नेगेटिव आ जाएगा, हाँ सर। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर फिर भी सही होगा। ये सवाल देखो सब लोग। A loop is formed by two parallel conductors connected by a solenoid with inductance L। सोलेनॉइड मतलब इसको एक इंडक्टर ही मान लो, L इंडक्टेंस का। कंडक्टिंग रॉड का मास दिया हुआ है विच कैन फ्रीली स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन जा रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स इज L, ये वाला डिस्टेंस L दिया हुआ। At moment t equals to 0, the rod is imparted an initial velocity of v0 towards right. Find the law of its motion. Displacement as a function of time निकालना है मुझे। If electric resistance of the loop is negligible, लूप में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं, तो मुझे बताओ अगर लूप में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या एनर्जी लूज होगा कहीं भी? देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो क्या लगता है इस केस में मोशन कैसा आना चाहिए? इंट्यूशन से कुछ बोल पा रहे हो तुम? SHM। इस केस में आएगा SHM, सही बोल रहे हो। और इसको भी सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें वेरी हो रही, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई भी जनरल इंस्टेंट मान लो, किसी भी जनरल इंस्टेंट पे अगर मैं अज्यूम कर लूं कि ये जो रॉड है इसका वेलोसिटी v है किसी भी जनरल इंस्टेंट पे, तो इस समय इस पे EMF कितना इंड्यूस होगा? BVL।
इस सेंस में बीवीएल इंड्यूस होगा, राइट? और यहां से करंट आई जा रहा होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा इधर, लूप लॉ अगर अपन अप्लाई करते हैं इस पूरे लूप के लिए, बीवीएल इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। मुझे बताओ जब इसका वेलोसिटी राइट की तरफ होगा तो ये वेलोसिटी, इसका जो इनिशियल पोजीशन था, इनिशियली मुझे बताओ करंट कितना होगा जब वेलोसिटी वी नॉट था इसके पास, उस समय तो इनिशियली करंट जीरो था ना। तो कहने से इनिशियली इसका ये मीन पोजीशन, और जब ये मीन पोजीशन से अवे जा रहा है तो इसका वेलोसिटी डिक्रीजिंग होना चाहिए, भी डिक्रीज हो रहा होगा बीवीएल, राइट? इक्वेशन कैसे, करंट तो हमेशा जीरो ना। अच्छा हाँ, पाई बदल रहा है, ओके। करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा ना। हाँ ये सर। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अच्छा, इंडक्टर जो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है उसी को तो अपन एल डी आई बाई डी टी बोल रहे हैं ना। ये बीवीएल और इंडक्टर का जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ये होगा एल डी आई बाई डी टी। दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अपन को x एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, तो v को अपन dx बाई डी टी लिख सकते, b dx बाई डी टी एल इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। dt कट जाएगा। एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं इधर अपन, डी टी कैंसिल हो रहा है और इंटीग्रेशन पे लिमिट्स क्या होगा, 0 से x 0 से i, नहीं कुछ तो मिस्टेक कर रही है, तो लीनियर फंक्शन। क्या बोल रहे हो? नहीं सर कुछ नहीं। देखो ये सही किया था अपन ने, एल आई इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, अपना भी यही आ रहा था ना। इसका इंटीग्रेशन करने पर I को x dq कितना by आ रहा dt। है, 0 से x 0 से i, तो बी एल एक्स इक्वल्स टू एल आई, ये आ रहा है, मतलब x इक्वल्स टू एल आई अपॉन बी एल, या फिर i को ऐसे लिख दो, i इक्वल्स टू बी एल एक्स अपॉन एल। ये एक्चुअली अपन ने सही सही सॉल्व किया था। सर बट Right. x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए ना। हाँ, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो अभी करंट से अपन फोर्स निकाल सकते हैं इस पे, करंट इस तरफ जा रहा होगा तो इस पे फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा, और वो फोर्स कितना होगा, बी आई एल, आई एल बी, यही फोर्स होता है ना। तो आई एल बी कितना होगा, फोर्स की जो वैल्यू है वो आई स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स बाई एल, ये होगा फोर्स। और फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते, तो एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एल अपॉन एम इंटू एक्स। तो ऐसे का इक्वेशन आ रहा है ना ये, वेयर दिस टर्म इज ओमेगा, मोशन विद टाइम पीरियड 2 पाई अपन ओमेगा, ये वाले टर्म को ओमेगा मान लो, सॉरी ओमेगा स्क्वायर मान लो ये वाले टर्म को। और एसएचएम का जनरल इक्वेशन लिख देना, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। सबको समझा ये? अगला सवाल देखिए। अच्छा, कुछ लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, वो इशू सॉर्ट आउट हो गया क्या, जो लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे? ये सवाल ट्राई कर लो खुद से।